हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, डुअल नेचर ऑफ मैटर जो चैप्टर का नाम था वो पढ़ रहे थे। और इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अपने लास्ट टर्न पे जो पढ़ा था वो पढ़ा थे ऑब्जर्वेशन। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे वो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उसमें आपको याद हो तो मैंने 6 पॉइंट करवा दिए थे आपको। आज हम उसके जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गए थे, एक तो पॉइंट नंबर 7 और एक पॉइंट नंबर 8, ये हमको पढ़ने बाकी है। तो पॉइंट नंबर 7 है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। क्या है? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। कि भैया मैं क्या करूंगा, मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करूंगा। एक बार चेक कर लो, ये जो साइज है इस वर्ड्स की जो है वो सही आ रही है। एक बार टेक्निकल टीम देखे, हाँ ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी समझ में आ रहा है ना। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को इंक्रीज करूंगा। मैंने क्या कहा? तीव्रता। इंटेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं तीव्रता। जब मैं प्रकाश की तीव्रता का मान बढ़ाता हूं तब क्या होगा, इसकी बात अपन लोग करने वाले हैं। तो देखो, जब होगा क्या, अपन ऑब्जर्वेशन देखेंगे। इसका रीजन जो है आइंस्टाइन भैया ने दिया था। हम लोग जब आइंस्टाइन की जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर होता क्या है, तो यहां पर अपने एक ग्राफ बनाया था, याद हो तो आपको। एक तो बनाया था किसमें, बीएसी। एक तो किसका बनाया था, बीएसी। और एक लिया था अपने पीईसी को, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। याद है क्या आपको? और जब मैं क्या करा, जो ग्राफ आता था वो कुछ इस प्रकार का आता था, ठीक है। पहले धारा का मान बढ़ता था, फिर उसके बाद में संतृप्त हो जाता था, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट था वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट कहलाता है। और जब मैं तीव्रता का मान बढ़ाता हूं तो ऐसी कंडीशन पे मुझे जो ग्राफ प्राप्त होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहता है, लेकिन इंटेंसिटी के बढ़ने घटने से क्या होता है, संतृप्त धारा के मान में घटना या बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जैसे मान लो ये इंटेंसिटी I1 है, ये इंटेंसिटी मैंने कह दिया I2 है, और ये इंटेंसिटी मैंने क्या कह दिया I3, ठीक है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो I3 जो इंटेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, I2 जो है वो सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में फिर I1 सबसे कम, ठीक है। इस तरीके से इंटेंसिटी का वेरिएशन आता है और ये ग्राफ मिलता है। ये ऑब्जर्वेशन है, मैं इसका रीजन अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूं, अपन आगे देखेंगे, थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा इंटेंसिटी। और साथ में अपन ये कहते हैं कि अगर मैं इसमें इंटेंसिटी और सैचुरेशन करंट में, यानी कि तीव्रता व सैचुरेशन करंट आईएस के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं, संतृप्त धारा के बीच में, तो जैसे जैसे तीव्रता का मान बढ़ता है वैसे वैसे संतृप्त धारा का मान भी बढ़ जाता है। तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है। तो आप इसकी थ्योरी में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, तीव्रता का मान, प्रकाश जो आपतित हुआ है मेटेलिक सतह पर, उसकी तीव्रता का मान बढ़ाते हैं तो संतृप्त धारा के मान में वृद्धि होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये ऑब्जर्वेशन बताते हैं, ठीक है। वैसे देखो, इसको थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कैसे हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि भाई इंटेंसिटी वर्ड का जो मीनिंग होता है वो है फोटोनों की संख्या से। आप अगर तीव्रता का मान बढ़ा रहे हो तो आपतित फोटोनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो फोटोन अगर बढ़ेंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। अगर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। तो अब मैंने कहा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है, और Q बराबर क्या होता है, N होता है। तो अगर N बढ़ गया तो धारा का मान भी बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा भी आपको बताया और अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्या कहा मैंने कहा, आपतित फोटोनों की संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो धारा के मान में भी वृद्धि हो जाती है। फिलहाल थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान रखो, ठीक है ना। तो ये था तीव्रता का प्रभाव। फिर इसका अगला जो ऑब्जर्वेशन आता है वो है फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो वही ग्राफ बनाने वाला हूं बीएसी और इसमें, तो देखो क्या बनता है। अगर मैं इसको बढ़ाऊं, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के मान में वृद्धि करे, तो ग्राफ किस प्रकार का आएगा। देखो यहां पर मैंने कर दिया बीएसी, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। अगर मैं किसको अपना ग्राफ जो आता है नॉर्मल जो अपन बताएं वो कैसा आता है, आप सबको बताएं कि कुछ इस प्रकार का आता है, ठीक है, ऐसे ही आता है। अब मैं अगर मान लो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो संतृप्त धारा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है, संतृप्त धारा। ये कौन सी धारा है,
संतृप्त धारा। संतृप्त धारा जो रहती है वो सेम ही बनी रहती है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के मान में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार का ग्राफ हमको मिलता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर आईएस तो क्या रही कांस्टेंट, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 बोल दिया, इसको V02 बोल दिया और इसको V03 बोल दिया। एक बार चेक कर लो भैया कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो देखो क्या V01, V02 और V03 अपने पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे इसको बोल दिया मैंने, मान लो न्यू1 फ्रीक्वेंसी, इसको मैंने बोल दिया न्यू2 फ्रीक्वेंसी और इसको मैंने बोल दिया न्यू3 फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा है तो न्यू3 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, फिर होगी न्यू2 और फिर होगी न्यू1। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, एक ग्राफ और बनता है इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और साथ में अपन फ्रीक्वेंसी के साथ में अगर ग्राफ बनाए तो देखो जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे किसका मान बढ़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका अपन विश्लेषण तो आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का मिलता है। ठीक है, यहां जो आवृत्ति होती है वो होती है न्यू नॉट, इस जगह पे होगा वो क्या होगा, न्यू नॉट, दैट आवृत्ति ये आता है। ठीक है ना, इसका विश्लेषण भी अपन बाद में देखते हैं कि भैया ऐसा क्यों हुआ। यहाँ इंस्टेंट भैया ने समझाया था, आप आगे अपना अच्छे से देखें, आपको ये 8 पॉइंट समझ में आगे होंगे कि भाई क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या प्रैक्टिकल जो हुआ उसमें अपने पास क्या क्या रिजल्ट, अपन ऑब्जर्वेशन जो हमने देखा वो क्या थे वो हमने बता दिए। ठीक है ना, अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो है, देखो ये ऑब्जर्वेशन जो आए उसने जो वेव थ्योरी है उसको हिला के रख दिया। ऐसा अज्यूम ही नहीं किया था वेव थ्योरी ने। वेव थ्योरी ने जो बातें कही थी उसके बिल्कुल विपरीत रिजल्ट मिले थे। क्या कही थी वेव थ्योरी वाली बातों से, क्या रिजल्ट आता है और अपन को क्या प्राप्त हुआ है, अपन उसमें देखेंगे। तो अगला टॉपिक आगे जो हेडिंग लगाओगे आप लोग वो लगाओगे क्या, वेव थ्योरी की असफलता। किसकी असफलता, तरंग सिद्धांत की असफलता। जो अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा उसके संदर्भ में कैसे असफल रहा, कौन, वेव थ्योरी। तो उसकी बात अपन करेंगे। देखो तो तरंग सिद्धांत की असफलता, तरंग सिद्धांत की असफलता। देखो मैं तो बोल दूंगा, आप लोग पॉज करके लिख लेना कि असफलता पूछा जा सकता है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताता लेकिन पूछा जा सकता है विषय असफलता। देखो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी ना उसमें, उस थ्योरी में, वो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को सेम ही चीज लेती थी। जबकि हमने यहाँ पर रिजल्ट में क्या देखा कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों का प्रभाव अलग अलग पड़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, वहां पर जो मेन जो दिक्कत आ रही थी वो यही आ रही थी कि भाई तीव्रता और आवृत्ति को समानुपाती माना जाता था। तीव्रता बढ़ाओगे तो आवृत्ति बढ़ जाती थी, वो थ्योरी ऐसा कहती थी। लेकिन वास्तव में हमारे रिजल्ट जो हमें मिले थे, ऑब्जर्वेशन जो हमको मिले हैं वो बिल्कुल विपरीत है। पहली बात तो ये कि भैया अगर आपने मान लो फ्रीक्वेंसी सफिशिएंट नहीं रखी, दैलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश लिया, तो अपने ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ। जबकि उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि अगर मान लो तीव्रता आवृत्ति अगर कम है, एक निश्चित आवृत्ति कम है, लेकिन हम तीव्रता को बढ़ा के क्या करेंगे, जब उस मेटेलिक सतह पर हम जब डालेंगे तो वो क्या होगा, वो प्रकाश जो है पूरी धात्विक सतह पर फैल जाएगा। फैलने के बाद में वो इंतजार करेगा कि भैया उसको संपूर्णतः वो तीव्रता जो है उसको एक सफिशिएंट और मिल जाए, तो तब तक वो प्रकाश उसके ऊपर फैलता रहेगा। जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट की तीव्रता उसको मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। अब अगर ऐसा होता तो इस प्रोसेस में कोई ना कोई समय पश्चाता होती, यानी टाइम लैग होता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब प्रकाश को एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश जब धात्विक सतह पर डाला जाता है तो वो सतह पर फैल जाता है। संपूर्णतः फैल जाने के पश्चात वो सफिशिएंट एनर्जी गेन करने की कोशिश करता है और करने के बाद में इलेक्ट्रॉन इमिट करता। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में टाइम लैग होता, लेकिन हकीकत में क्या है, अगर यहाँ पर अपने पास ऑब्जर्वेशन क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन इमिट होता ही नहीं है, और होता है तो प्रकाश डालते के साथ ही इमिट हो जाता है। ठीक है, पहले आपको असफलता समझ में आई कि भैया वेव थ्योरी तो कहती है कोई ना कोई समय पश्चाता तो अवश्य होनी चाहिए, जबकि ऑब्जर्वेशन इसके खिलाफ है। ऑब्जर्वेशन इसको सपोर्ट नहीं करते, प्रेक्षण इसका व्याख्या नहीं करते। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट, ये तो पहला था। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट वही वो कहता है कि भैया तीव्रता जो है ना,
वो ऊर्जा के समान, ऊर्जा बोलो या आवृत्ति बोलो एक ही बात है, ऊर्जा या आवृत्ति एक ही बात है ना, ऊर्जा बोलो या आवृत्ति बोलो, ठीक है, क्योंकि ई बराबर क्या होता है, एच न्यू होता है, तो न्यू बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ठीक है ना। तो वो थ्योरी तो यही कहती थी कि भैया तीव्रता बढ़ाओगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो देखो तीव्रता बढ़ाने से अगर ऊर्जा के मान में वृद्धि हो रही है तो उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल के मान में भी वृद्धि होनी चाहिए थी। तीव्रता बढ़ने के साथ साथ उसके निरोधी विभव के मान में वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी आपने देखा क्या कि भैया तीव्रता बढ़ाने से संतृप्त धारा के मान में वृद्धि होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका व्याख्या नहीं कर पाया तरंग सिद्धांत, फिर क्या हो गया, असफल हो गया। दूसरा पॉइंट समझ में आया, मैं बोल के बताया तो आप लिख लेना क्या बोल रहा हूं कि तरंग सिद्धांत के अनुसार तीव्रता ऊर्जा के समानुपाती होती है। तो यदि तीव्रता ऊर्जा के समानुपाती है तो तीव्रता का मान बढ़ने पर ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी और उससे उससे संबद्ध क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि निरोधी विभव के मान में वृद्धि होती है। लेकिन ऐसा प्रेक्षण इसकी व्याख्या नहीं कर पाते, प्रेक्षण इसका सपोर्ट नहीं करते, लिख लोगे। तीसरा पॉइंट देखो, वापिस इसी बात पर आधारित है कि भैया तीव्रता अगर ऊर्जा के समानुपाती है, क्या कह रहा, तीव्रता अगर ऊर्जा के समानुपाती है तो भैया जब आप ऊर्जा के मान में वृद्धि करते हो तो तीव्रता भी बढ़ जानी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब ऊर्जा में वृद्धि होती है तो उसमें संतृप्त धारा के मान में वृद्धि होनी चाहिए थी, जबकि ऊर्जा बढ़ने से क्या नहीं हो रहा, ऊर्जा मतलब आवृत्ति की बात है, आवृत्ति के बढ़ने से संतृप्त धारा लगभग नियत रह रही थी, क्या बढ़ रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा था। फिर ये थ्योरी असफल होगी, मेरी बात समझ में आई। तो ये जो है थ्योरी वो संपूर्णतया क्या होगी, असफल होगी। किस संदर्भ में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के संदर्भ में। आपको बात समझ में आई क्या मेरी, कोई दिक्कत, ये असफलता थी, आराम से पॉज कर करके लिख लेना, ठीक है। इसके बाद में देखो हमें जरूरत पड़ती है क्वांटम सिद्धांत की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ गई, फिर नए सिद्धांत की, क्वांटम सिद्धांत की। तो अब आएगा क्वांटम सिद्धांत। ऊर्जा का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है भैया, क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रकाश जो है वो किसी सतह पर जब आपतित होता है तो वो जो है वो एक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया नहीं है बल्कि विविक्त प्रक्रिया। सतत तो आप समझते हो, विविक्त का मतलब होता है टुकड़े। क्या है वो, एक सतत प्रक्रिया नहीं है, वो कैसी प्रक्रिया है, टुकड़ों के रूप में होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि आप जब सतह पर आप प्रकाश डालते हो तो एक निश्चित पैकेट की फॉर्म में ही उस सतह पर गिरता है या उससे रिफ्लेक्ट होता है या अब्सॉर्ब होता है। वो क्या बता रहा है कि वो एक निश्चित क्वांटिटी के रूप में ही होता है, जिसको हम लोग बताते हैं, उस पैकेट को हम लिखते हैं एच न्यू से। किससे लिखते हैं, एच न्यू। इस एच न्यू को प्रकाश का क्वांटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का क्वांटा कहा जाता है, जिसका नाम होता है फोटोन। मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूं कि भैया देखो आवेश का क्वांटा होता है इलेक्ट्रॉन, प्रकाश का क्वांटा होता है फोटोन और ध्वनि का क्वांटा होता है फोनोन। क्या बोल रहा हूं मैं, ये आपके वैसे सिलेबस की बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, फोनोन। ध्वनि का क्वांटा क्या होता है, फोनोन, ठीक है, याद रखोगे। तो क्या कहा मैंने, कहा जब किसी सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो वो आपतित होने की जो प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया नहीं है बल्कि विविक्त प्रक्रिया है, अर्थात वह एक निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में ही उस सतह पर आपतित या अब्सॉर्ब या फिर प्रति उसे इमिट होता है, समझ रहे हो, रिफ्लेक्ट होता है। तो वो एक निश्चित क्वांटिटी ही होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। कोई दिक्कत। अब यहां पे मैंने कहा आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो डायरेक्टली समानुपाती होती है आवृत्ति की, ठीक है। इस समानुपाती का सिंबल हम जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, एच न्यू। ये जो मैंने लिखा है यहाँ ई जो है, यहाँ ई जो है वो एक फोटोन की ऊर्जा है। क्या है, एक फोटोन की ऊर्जा, ठीक है। अगर आप बहुत सारे फोटोनों की बात करते हो ई डैश बराबर हो जाएगा एन, मान लो फोटोन है तो उसमें एन ई हो जाएगा, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, ई डैश बराबर एन इंटू एच न्यू, जहां एन फोटोनों की संख्या है, फोटोनों की संख्या है, याद रख लोगे आप, एन क्या है, फोटोनों की संख्या। कोई दिक्कत, एन एच न्यू हो जाएगा। ये तो गया एक तरीके से एक पैकेट, और कितने आपतित हुए, एक फोटोन आपतित हुआ, 2 हो रहे, 3 हो रहे, उसके अकॉर्डिंग अपने पास में एन बच जाएगा, ठीक है। ई डैश बराबर एन, ये अपन कह सकते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया अभी आपको
इज इक्वल टू मैंने बताया आपको एच न्यू, ये तो बताया, ठीक है। न्यू को आप लिखते हो सी अपॉन लैम्डा, यानी आप लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा, यानी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या ई इज समानुपाती तो लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत। अगर ई और लैम्डा में ग्राफ बनाओगे, मान लो ई और लैम्डा में ग्राफ बनाओगे, मान लो ये तो है ई और ये है लैम्डा, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, कर लोगे आप, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने आपको बताया कि ई क्या है, ई क्या चीज है, सॉरी एच क्या है, टाइम कांस्टेंट। एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। सी जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, याद रह जाएगा आपके, ठीक है। अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो आप देखो ऑलमोस्ट आ जाएगा 6 से 18 19 पॉइंट समथिंग आता है, लगभग आप याद कर लो 20 कैलकुलेशन की वजह से, 20 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -26, अरे क्या हो जाएगा इस करेंगे सॉल्व, -34 में से 8 गया तो 26 होगा ना, तो -26 आएगा डिवाइडेड बाई लैम्डा। ये किसमें आएगा, ये आएगा आंसर जूल में, किसमें आएगा जूल में। लेकिन आपको मैं बता दूं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, पर्टिकुलर मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स में की जब भी बात होगी, जैसे मॉडर्न फिजिक्स में कौन से चैप्टर आएंगे अपन जैसे शामिल कर लेते हैं इसमें, एक तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आ गया, दूसरा मैंने कह दिया आपका एटम आ जाएगा, तीसरा अपने पास हो जाएगा क्या न्यूक्लियर आ जाएगा, पर एक चैप्टर अपन और ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, वो चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ जाते हैं। इन सारे चैप्टर्स के अंदर जो ऊर्जा दी जाती है वो जूल में नहीं देते, वो 90% चांस ये है कि उसकी ऊर्जा जो होगी वो किस में ली जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो यहाँ पे डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड करोगे, तो जब आप डिवाइड करते हो तो इसके जो वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का अगर डिवाइड किया जाए तो देखो कैलकुलेशन आप करके देखना क्या आएगी, 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में इसमें 10⁻⁻10 और लिखेंगे और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे अगर लैम्डा को आप एंगस्ट्रॉम में लोगे ना तो ये हट ही जाएगा वैसे भी, तो यहाँ पे मान लो कोई प्रकाश है जिसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम से तो ये कट जाएगा, और लैम्डा को 4000 वैल्यू रखोगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या। निकाल लो एक, चलो क्वेश्चन निकाल लो कि भैया एक ऊर्जा का मान आपको निकालना है, यदि किसी धातु सतह पर आपतित प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य वो 4000 एंगस्ट्रॉम हो, क्या हो, यदि लैम्डा आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी हो 4000 एंगस्ट्रॉम हो, तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा, आप देखो अभी इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, 12400 डिवाइडेड बाई इंटू 10⁻⁻10 और मैंने कहा 4000 एंगस्ट्रॉम, वो हो सकता था 4000 एंगस्ट्रॉम याद देता 400 nm, एनएम मतलब नैनोमीटर, तो वो 4000 एंगस्ट्रॉम में एक ही बात है, समझ रहे हो ना, कंफ्यूज मत होना। तो 4000 लिखा हूं इसको, 400 nm लिखे तो भी आप 4000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि आपके पास 10⁻10 मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे प्रश्न आते हैं आपके, ठीक है ना, तो ऐसा ना सोचिए कि बहुत सिंपल सा प्रश्न है, क्यों, क्योंकि ये सिंपल ही है प्रश्न, तो प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चा यहाँ पर गलती करता है, वो जूल में लिख के आता, आंसर मान लो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और आंसर उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखो, कहोगे हम बाद में बदलेंगे, अरे बदलोगे तो टाइम भी तो लगेगा, समझ रहे हो। अगर वो डायरेक्ट E इक्वल टू x अपॉन लैम्डा ये वाली बातें याद नहीं रखता है तो मल्टीप्लाई करता रह जाएगा, समझ रहे हो, तो मल्टीप्लाई की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल से प्रश्न होते हैं, हटा दूं, कोई दिक्कत है, ठीक है। ये था क्वांटम सिद्धांत। फिर इसके बाद में देखो हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की, अपन फोटोनों के रैखिक संवेग की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फोटोनों का रैखिक संवेग। फोटोनों का संवेग या रैखिक संवेग की बात है, रैखिक संवेग, ठीक है। हम जानते हैं
क्या जानते हो भैया, E इज इक्वल टू होता है mc², होता है क्या, E इज इक्वल टू हो जाएगा, संवेग निकालना है ना, mc इंटू सी, mc क्या हो गया m इंटू v, यानी संवेगित हो गया, E इज इक्वल टू p इंटू सी, यानी p बराबर हो जाएगा E अपॉन सी। और सॉल्व कर लो, p इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, लिख सकता हूं क्या, इंटू सी है, c से c कट जाएगा, p इज इक्वल टू मेरे पास आ गया h अपॉन लैम्डा, ये आ गया, कोई दिक्कत, ये संवेग का मान है, ये देखिए संवेग हो गया, ठीक है। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन, प्रभावी द्रव्यमान, फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान, फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान, अगला टॉपिक है द्रव्यमान, फोटोन का प्रभावी द्रव्यमान, ठीक है। देखो पहली बात तो एक बात तो बता दूं, रेस्ट मास जो होता है विराम द्रव्यमान, अगर फोटोन के विराम द्रव्यमान की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 0, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है 0, ठीक है। लेकिन प्रभावी द्रव्यमान यानी कि मान लो गतिमान ही रहता है तो उसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा m बराबर होता है क्या, E अपॉन सी स्क्वायर, सही बात है क्या, m बराबर क्या होता है E अपॉन सी स्क्वायर, तो m बराबर E की वैल्यू दो hc अपॉन लैम्डा इंटू सी स्क्वायर था, तो m बराबर हो गया h अपॉन सी लैम्डा, यानी m जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आया। अब आप साथ जानते हो कि लैम्डा आर मतलब कि लाल कलर के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य वॉयलेट कलर से ज्यादा होता है, तो एम आर जो होगा वो एम वी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ गए क्या बात को, अरे लैम्डा आर ज्यादा होगा तो एम कम हो जाएगा, लैम्डा ज्यादा तो एम कम, तो लैम्डा आर ज्यादा होता है तो एम आर कम करती है। अब जानते हो ना लाल कलर के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होती है, लाल कलर के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ज्यादा होती है, उसी के संगत अपनी ये लिख दिया, फॉलो कर लोगे, फटाफट से नोट कर लो आप। नोट कर लो, देखो इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, इंटेंसिटी, तीव्रता। तीव्रता क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता की बात करें, आई से रिप्रेजेंट करो, कैपिटल आई से, आई बराबर होता है ई डैश अपॉन एटी, ई डैश क्या है, फोटोनों की ऊर्जा, बहुत सारे फोटोन है तो उसकी ऊर्जा को मैं ई डैश बोल रहा हूं, ठीक है ना। ए क्या है क्षेत्रफल और टी क्या है समय, ए किसका क्षेत्रफल है पृष्ठ पर, जिस पृष्ठ पर प्रकाश आपतित हो रहा है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसकी परिभाषा देखो, प्रति एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल पर आपतित फोटोनों की ऊर्जा के मान को हम लोग क्या कहते हैं, तीव्रता, याद आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो ऊर्जा बटे समय या ऊर्जा को एक प्रकार से कार्य बोल सकते हैं, तो कार्य बटे समय क्या होता है शक्ति, तो P अपॉन ए भी लिख सकते हैं इसको समीकरण एक लिख दिया, ठीक है। अब आप यहां पे लिख सकते हैं जहां ई डैश क्या है, P क्या है, A क्या है, T क्या है, ये लिखना है आपको, जहां ई डैश है फोटोनों की ऊर्जा, ई डैश क्या है फोटोनों की, P क्या है शक्ति है। यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि ई डैश जो है ना, यहां ई डैश बराबर n इंटू ई है, या फिर आप लिख सकते हो n इंटू एच न्यू, एक बात, ठीक है ना, ई बराबर एच न्यू, एक फोटोन की ऊर्जा, या जहां ई बराबर एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की ऊर्जा है, ठीक है, n फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या, ठीक है, और T समय है, ई डैश फोटोनों की ऊर्जा है, P क्या है शक्ति है, A क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, धातु पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये नोट कर लो आपको, आप लोग नोट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मेरे को आगे करना है, ठीक है। तो देखो भैया
ई डैश बराबर अब अपन क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ई लिख सकते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, आई बराबर लिखते हैं, आई बराबर ई को लिख दिया मैंने एन इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाई टी इंटू ए। इस एन अपॉन टी को मैंने लिख दिया क्या, स्मॉल एन। आई बराबर मैंने लिखा स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या, प्रति एकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या, प्रति एकांक समय में आपतित फोटोनों की संख्या, प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या, स्मॉल एन इंटू एच न्यू डिवाइडेड बाई ए। कर सकता हूं, अरे कर सकता हूं क्या। अब समीकरण 1 से अगर तुलना करें, समीकरण 1 से तुलना करें तो तुलना करने में देखो क्या आ जाता है, P बराबर NH टू N इंटू एच न्यू लिख सकता हूं, या P बराबर N इंटू ई लिख सकता हूं। अरे सही बोल रहा हूं क्या। तो N बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन ई, और E बराबर क्या होता है, HC अपॉन लैम्डा। ये लो, P क्या है, शक्ति, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, C क्या है, प्रकाश का वेग। तो इस पर बेस से अपन एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कर सकते हैं। मैं एक बार न्यूमेरिकल पढ़ के बताता हूं आपको। न्यूमेरिकल जो है अपने पास में देखो, एक बल्ब है अपने पास में, 60 मिलीवाट का एक बल्ब है, ठीक है। 60 मिलीवाट का बल्ब आप नोट कर लो, एक बल्ब है जिसकी शक्ति जो है वो 60 मिलीवाट है, और उस पर उससे जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसका जो तरंग दैर्घ्य वो 6000 एंगस्ट्रॉम है। क्या दे रखा है, एक बल्ब दे रखा है जिसकी शक्ति है कितनी बताई मैंने, 60 मिलीवाट। 60 मिलीवाट, मिलीवाट का मतलब सब समझते हैं 10⁻³ वाट, ठीक है। जो प्रकाश जो उत्सर्जित हो रहा है उससे वो क्या है, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित हो रहा है, एंगस्ट्रॉम है 10⁻10, ठीक है। बाकी एच और सी आप जानते ही हो क्या होता है। अब आपको बताना है उसमें प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या, स्मॉल एन का मान निकालना है। ये पूछा जा सकता है। देखो एक बल्ब है जिसमें शक्ति जो है 60 मिलीवाट है, उससे उत्सर्जित प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य वो 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो बताइए प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या क्या है। तो स्मॉल एन निकालिए, प्रति सेकंड स्मॉल एन है तो स्मॉल एन पी लिखिए मैंने 60 इंटू 10⁻³ इंटू लैम्डा कितना है 6000 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई H कितना है 6.62 इंटू 10⁻34 है, इंटू C कितना है 3 गुणा 10⁸, ठीक है। ये तो होगा, इसको सॉल्व कर लो, जो भी होगा वो आंसर होगा। यानी इसका आंसर था 1.8 इंटू 10⁻70 प्लस 7, 1.8 इंटू 10, इतने फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके देख लेते, कृष्ण समझ में आया, ठीक। बस आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। शायद आपको लगभग समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आज के समाचार समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।